हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि GSSB का एग्ज़ाम जो है 13, 14 और 15 ऑफ जुलाई को होना है। सो जिन्हें भी ये डाउट है कि ये कौन सा एग्ज़ाम है, 2023 में जो वैकेंसी आई थी ये वो वाला एग्ज़ाम है। जो लेटेस्ट वैकेंसी आई थी उनका एग्ज़ाम अभी नहीं होना है, उनका बाद में होगा। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 7। जो पोस्ट कोड है हमारा, एडवर्टाइजमेंट नंबर जो हमारा है वो क्या है, ये पोस्ट कोड हमारा क्या है, 23 वाला है। जिन्हें भी ये डाउट है कि एग्जाम किसका है, तो जिन्होंने भी 2023 को वैकेंसी फिल की थी उनका एग्जाम होना है 13th, 14th एंड 15th ऑफ जुलाई को। तो आज के हिसाब से देखा जाए तो मुश्किल से 10 दिन बचे हैं आपके पास। तो अब आपको कैसे तैयारी करनी है, आपको रेगुलर PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है, और रेगुलर एक टॉपिक पढ़ना है। जिनकी भी प्रिपरेशन हो पाई है या नहीं हो पाई है, ये चीज तो आप हर किसी को यही स्ट्रेटजी इस समय अपनानी होगी। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको भी पता है कि ये एक एग्जाम होता है, इसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, और ये 300 मार्क्स का है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो हमें वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसके लिए हम बहुत श्योर हो। तो पहला जो डाउट सबका था वो ये था कि ये एग्जाम किन लोगों का है। तो 2023 में जिन्होंने भी ये वैकेंसी फिल की थी उनका एग्जाम है। ठीक है, तो अब जो है टाइम वेस्ट ना करते हुए हम PYQ के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, इससे पहले आप लोगों को ये बता दें कि ये सीरीज ऐसी होगी जिसमें हम 10, 15, 20 PYQ सॉल्व करेंगे और उसके बाद एक टॉपिक हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी। ठीक है, द पॉलिटिकल सिस्टम बुक किसने लिखी है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, डेविड ईस्टन है। ठीक है, डेविड ईस्टन ने ये बुक लिखी है। अब इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए सॉल्यूशन। ठीक है, कि डेविड ईस्टन जो है इन्होंने 1953 में ये बुक लिखी है, द पॉलिटिकल सिस्टम, और इसका फुल बुक का नेम भी पढ़ लीजिए, एन इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस नामक पुस्तक की रचना किया है। ठीक है, और इसके अंतर्गत एक ऐसे वैश्विक सिद्धांत के निर्माण की कोशिश की जिसके अंतर्गत संपूर्ण सामाजिक विज्ञान को समाहित किया जा सके। ईस्टन का मानना था कि राजनीति की संपूर्ण प्रक्रिया को सिद्धांत का विषय बनाया जाना चाहिए, न कि उसके कुछ भाग को। राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। डेविड ईस्टन ने अपनी इसी रचना में राजनीति के संबंध में इस प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया है। ठीक है, इसी बुक में इन्होंने इस कथन को लिखा है। तो ये है राइट मतलब लाइन है, राजनीति मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की प्रक्रिया है। मतलब अगर राजनीति की डेफिनेशन हम डेविड ईस्टन के अकॉर्डिंग कहें तो उन्होंने कहा है कि दिस इज मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की एक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये इन्होंने किस बुक में लिखा हुआ है, द पॉलिटिकल सिस्टम। द पॉलिटिकल सिस्टम कब आई है हमारी, 1953 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की विभिन्न धाराओं के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। शास्त्रीय राजनीति सिद्धांत प्राचीन यूनानी संस्कृति में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के लेखन में उभरा और 19वीं शताब्दी की शुरुआत तक जारी रहा। सेकेंड स्टेटमेंट है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत अपने आप में संस्थागत, संरचनात्मक, वैज्ञानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभवजन्य, व्यवहारिक और मार्क्सवादी जैसे विविध रुझानों को समाहित करता है। देखिए इसमें तो सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन एक बार आप लोग इसे अपने आप से भी सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, सॉल्यूशन इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जैसे कि लास्ट के 10-15 ही दिन बचे हुए हैं, तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें जल्दी से जल्दी चीजें करनी है। तो हमें लर्न करना है सारे सॉल्यूशन को, सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो अब इसका आंसर क्या है, दोनों ही हमारे कथन जो है सत्य हैं। ठीक है, राज हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्यों की उत्पत्ति के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, मार्क्सवादी सिद्धांत, ब्रैड सिद्धांत, बल सिद्धांत, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत। अब आप लोगों को तो पता ही है कि इसमें कौन सा, ये क्वेश्चन इजी है कि कौन सा सही नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी सिद्धांत भी है, राज्यों की उत्पत्ति के बारे में बताता है, फोर्स, बल सिद्धांत भी है, दैवी उत्पत्ति सिद्धांत भी है, डिवाइन। ठीक है, तो अब जो है इसका आंसर क्या है हमारा, ब्रैड सिद्धांत।
तो अभी हम अगर स्टेट की ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में बात करें कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, मातृ सत्तात्मक सिद्धांत है, पितृ सत्तात्मक सिद्धांत है, संविदा सिद्धांत है, मार्क्सवादी सिद्धांत है, विकासवादी सिद्धांत है, शक्ति का सिद्धांत है। ठीक है, ऐसा कोई भी सिद्धांत नहीं है, जो कि ऑप्शन हमारा सी है। तो दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? थॉमस हॉब्स ने कहा कि सर्वशक्तिमान राज्य होता है, जॉन लॉक ने कहा कि सीमित राज्य होता है, फ्रेडरिक एंगल्स ने कहा कि प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद होता है, ठीक है, रूसो ने कहा लोकतांत्रिक राज्य होता है। तो जो फ्रेडरिक एंगल्स है, मतलब प्राकृतिक सामाजिक विकास का उत्पाद राज्य नहीं है, ठीक है। तो फ्रेडरिक एंगल्स का संबंध जो है साइंटिफिक समाजवाद से है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर जो है गलत है। और उसके बाद क्या कहते हैं, हमारा जो थॉमस हॉब्स है वो भी कहते हैं कि सर्वशक्तिमान राज्य होता है, जॉन लॉक कहते हैं एक लिमिटेड राज्य होता है, ठीक है, लिमिटेड मतलब सीमित राज्य होता है, रूसो हमारा लोकतांत्रिक राज्य के बारे में बात करते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना है? ठीक है, यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है। ठीक है, राज्य प्रकट होता है क्योंकि विरोधी वर्ग दिखाई देते हैं, ये वर्ग प्रकट होते हैं क्योंकि उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व प्रकट होता है। थर्ड इज राज्य वर्ग समाज का परिणाम है और सामाजिक विकास के एक निश्चित चरण में आया है। फोर्थ वन इज राज्य का अर्थ है सार्वजनिक शक्ति, बल प्रयोग का कानूनी अधिकार। तो अब आप बताइए इसका क्या आंसर होगा? ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि जो मार्क्सवादी सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति को लेकर, तो उसकी इनमें से कौन सा कथन है जो कि आलोचना करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन क्या है? ए, यह कि राज्य एक दमनकारी संस्था रहा है और हमेशा से ऐसा है, यह विश्वास करना कठिन है। कि हमेशा से ही एक दमनकारी संस्था रहा है, इस पे विश्वास करना कठिन है। ठीक है, सॉल्यूशन को आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अधिकारों के निर्देशात्मक सिद्धांत का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ठीक है, अब बताइए, इसे इतिहास के एक विशेष कालखंड में आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में समझा जाता है, पहला ऑप्शन। सेकंड, इसका मतलब है कि राज्य द्वारा अधिकार दिए जाते हैं, अधिकारों के संबंध में एक दावे के रूप में जो राज्य की शक्ति लोगों को अनुदान देती है। थर्ड, यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। यह मानता है, फोर्थ, यह मानता है कि अधिकार सामाजिक कल्याण की शर्तें हैं। अब बताइए कि इसका कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर हमारा सी सही है, यह राज्य को एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया के उत्पाद के रूप में मानता है। ठीक है, और इसे सकारात्मक रूप में देखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आइजा बर्लिन निम्नलिखित में से कौन सा तर्क देते हैं? ठीक है, तो बर्लिन ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है, उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है जिसे करने की उसकी इच्छा है। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, बर्लिन ने अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में आई थी, में स्वतंत्रता की धारणा पर चर्चा करते हैं। इसका उन्होंने 1969 में संशोधन करके 4 एसेज ऑन लिबर्टी के नाम से प्रकाशित किया था इसी बुक को। ठीक है, बर्लिन के अनुसार स्वतंत्रता दमन का अभाव है। बर्लिन की अपनी पुस्तक टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी के माध्यम से नकारात्मक स्वतंत्रता की पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो बर्लिन ने तर्क दिया कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वह है जो अपनी शक्ति और बुद्धि से जो करने में सक्षम है, उसे वह करने में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, जिसे करने की उसकी इच्छा है, मतलब वो अपनी शक्ति और बुद्धि से वो हर काम कर सकता है, उसको कोई बाधा ना प्रोवाइड करे। ठीक है, तो ये जो है साया बर्लिन का नेगेटिव स्वतंत्रता के लिए एक तर्क है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। सकारात्मक समानता को निम्नलिखित में से किसके रूप में समझा जा सकता है? तो
इसको हम लोग डायरेक्ट आंसर देखिए लिखा हुआ है कि ऑप्शन नंबर सी, अवसर की उपलब्धता। समानता एक ऐसी राजनीति अवधारणा है जो प्रत्येक व्यक्ति को समान महत्व प्रदान करती है, चाहे वह व्यक्ति किसी भी धर्म, लिंग, प्रजाति तथा राष्ट्रीयता का हो। यह मानव जाति की मानवता में विश्वास प्रकट करती है और अब हमें उन्हें मतलब जो है अवसर मिल रहा है उसकी एक उपलब्धता प्रदान करनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल को, ताकि वो उसे अचीव करने के लिए उसके पास एक अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट हो, कम से कम ये चीज हो। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 11। ये उसी का आगे एक सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी क्वेश्चन का आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता का वर्णन इस प्रकार किया कि अहस्तक्षेप का क्षेत्र जितना विस्तृत होगा, मेरी स्वतंत्रता उतनी ही विस्तृत होगी। ठीक है, मतलब कि अहस्तक्षेप मतलब नॉन इंटरफेरेंस, मतलब कोई भी उसमें हस्तक्षेप ना करे, मेरी जो स्वतंत्रता है उसमें। ठीक है, तो बोल रहा है कि जितना विस्तृत अहस्तक्षेप होगा उतनी ही विस्तृत स्वतंत्रता होगी। ये किसने कहा है? तो ये साया बर्लिन ने कहा है। ठीक है, ये एक ब्रिटिश दार्शनिक थे जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 में आई, और इसके पहले हमने पढ़ा था कि इसी को इन्होंने चेंज करके थोड़ा सा द टू एसेज ऑन लिबर्टी नाम से 1969 में पब्लिश किया था। ठीक है, तो अब हाँ देखते हैं टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, जो कि 1958 के अंतर्गत स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण का उल्लेख करते हैं। स्वतंत्रता के नकारात्मक दृष्टिकोण को प्रमुखता प्रदान किया जाता है। इनका मानना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना ही राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना नहीं। ठीक है, तो मतलब ये नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करते थे। आपको इतना समझ में आ गया होगा यहाँ से। ठीक है, आप इसको सॉल्यूशन को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हेरोल्ड लास्की ने के अनुसार निम्नलिखित में से किसका अर्थ राजनीतिक समानता है? ठीक है, राजनीति समानता का अर्थ उस अधिकार से है कि जो उस शक्ति का प्रयोग करता है वह लोकतांत्रिक शासन के नियमों के अधीन होना चाहिए। दिस इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि एक राजनीतिक समानता का अर्थ ये कह रहे हैं कि उस शक्ति का प्रयोग करना जो कि एक डेमोक्रेटिक रूल के अंडर में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग एनार्की या किसी भी वे में इसको कर लें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप लोग सॉल्यूशन को भी एक बार रीड कर लीजिएगा प्रॉपर अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? ठीक है, व्यक्ति सभी गतिविधियों का केंद्र बिंदु है, पहला। दूसरा, व्यक्ति को जो उसके हित में का पूर्ण आभास होने के नाते सभी अधिकार और स्वतंत्रताएं होनी चाहिए। उसकी स्वायत्तता से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। उसके अधिकार और उसकी स्वतंत्रता अक्षम्य है। थर्ड, राज्य एक व्यक्ति के लिए कुछ प्राप्त करने का माध्यम है। इसकी शक्तियां इसके कार्यों के अनुपात में है। तो कौन सा आंसर सही है? तो इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। सॉल्यूशन एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये 2021 के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं DSSB के, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए। सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता को वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। समानता की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस में परिभाषित की गई है? अब देखिए, वर्ग की बात आ रही है तो आप लोग थोड़ा सा इसको यहाँ से बात कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि वर्गों के उन्मूलन और सभी के लिए समान सामाजिक स्थिति। ठीक है, तो ये मार्क्सवादी लेनिनवादी दर्शन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सकारात्मक स्वतंत्रता के अधिवक्ताओं के तर्क हैं? ठीक है, वे जितना संभव हो सके स्वनिर्धारित कार्य के क्षेत्र का विस्तार करना चाहते हैं। उनका तर्क है कि हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए होश पूर्वक और तर्क संगत रूप से चुनना होगा। सही बिल्कुल है। सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यापक बनाने की एक अवधारणा सामूहिक निर्णय के लिए लोकतांत्रिक तंत्र के माध्यम से है। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है,
इसका सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनीयता को सुगम बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थानों का समान आधार पर खुलापन किस प्रकार की समानता का उदाहरण है? ठीक है, तो ये हमारा क्या है, आप बताइए। आंसर तो लिखा ही हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक समानता। ठीक है, नेक्स्ट, ओके ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट इज जस्टिस शब्द लैटिन शब्द के कहां से लिया गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए है हमारा। देखिए कुछ चीजें बुक में मिस प्रिंट है, तो उसको आप लोग इग्नोर करिएगा। तो जस्टिस जो है लेनिन वर्ड के जुंगेरे और जस्ट शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति का प्रभावी विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लॉर्ड एक्टन और अलेक्सिस डे टॉकविले ने जोर देकर कहा कि समानता और स्वतंत्रता विरोधी है। ठीक है, कानून के शासन का मतलब है कि कानून संप्रभु और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी महान हो, ऐसा सोचता हो, स्वयं को कानून से ऊपर घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि यह मनमानी शासन के समान होगा। दिस इज ट्रू। ओके, तो नेक्स्ट है, मार्क्सवादी परंपरा में यह दावा किया जाता है कि सभी मनुष्यों को अभ्यास द्वारा परिभाषित किया जाता है, अर्थात सभी मनुष्य जानकार, जागरूक और व्यवहारिक एजेंट हैं। दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, सकारात्मक समानता विशेषाधिकारी की समाप्ति से जुड़ी है, जबकि नकारात्मक समानता का अर्थ है अवसर की उपलब्धता। दैट इज रॉन्ग। जब हमारा डी रॉन्ग है और बी और सी कंफर्म सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो ये क्वेश्चंस हमारे कुछ थे जिन्हें हमने किया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आगे इसी तरीके के क्वेश्चंस की सीरीज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, और क्वेश्चंस किस टाइप के चाहिए, PYQ DSSB के ही चाहिए कि और डिफरेंट एग्जाम्स के भी चाहिए। ठीक है, और ये एग्जाम 2023 में जो वैकेंसी आई थी वो वाले एग्जाम्स हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।